हेलो एवरीवन, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आज मैं कुछ आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स लेके आई हूँ, तो उसको पहले हम आज देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला सवाल हम लोग लेते हैं और देखते हैं कि पहला हमारा सवाल जो है वो क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला देखिए कि तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था। जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय भारत पर किस वंश का शासन चल रहा था। ठीक है, ए लोधी वंश, बी तुगलक वंश, सी सैयद वंश और डी खलजी वंश। ठीक है, तो आपको बताना है कि तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बी। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, तुगलक वंश। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था। ठीक है, शिवाजी का उत्तराधिकारी हम लोग पढ़ चुके हैं। शिवाजी जब मराठा आंदोलन जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हम पढ़ चुके हैं। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। तो शिवाजी का उत्तराधिकारी शिवाजी द्वितीय, राजा राम, संभाजी और शाहू। तो आपको बताना है कि इसमें से शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था। तो सही उत्तर क्या होगा बताइए? सही उत्तर होगा सी। ठीक है, संभाजी। ठीक है ना। इसका सही उत्तर क्या होगा? सी, संभाजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा तीसरा है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, क्या है तीसरा क्वेश्चन कि रानी दुर्गावती का संबंध निम्नलिखित में से किस राजघराने से था, मतलब है। ठीक है ना, रानी दुर्गावती का संबंध निम्नलिखित में से किस राजघराने से है? छिंदवाड़ा, मांडला, बालाघाट या बैतूल। तो रानी दुर्गावती का संबंध जो है वो किस राजघराने से है? वो है मांडला। ठीक है, मांडला, जिसे कि अगर आप एमपी में जाएंगे तो वहाँ पर मंडला नाम का, इसी नाम पर है, मंडला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक की चित्रकारी में अधिक रुचि थी? बताइए। अभी हम लोग जस्ट अभी हमने पढ़ा ही है, ये अभी मतलब ख़त्म ही किया है इसके बारे में। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि किस मुगल शासक का चित्रकारी में बहुत अधिक रुचि था। तो आप सभी ने अगर वीडियो देख लिया होगा तो आप लोगों को पता होगा। और हमारा सही जवाब क्या है? सी है ना, जहांगीर। सही उत्तर क्या है? सी, जहांगीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा कितना हो गया? पाँचवा क्वेश्चन नंबर। ठीक है, 4 हो गए। 5th नंबर पर देखते हैं कि दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी। दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? अब ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है। अकबर, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी जहांगीर और डी शाहजहां। तो बताइए कि जो दिल्ली में जो जामा मस्जिद है वो किसने बनवाई थी? बताइए, फटाफट बताइए किसने बनवाई थी। तो भाई जो दिल्ली का जामा मस्जिद है वो शाहजहां ने बनवाई थी। ठीक है, किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। तो याद रखिएगा कि दिल्ली की जो जामा मस्जिद है उसे शाहजहां ने बनवाया था। क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का युद्ध किससे हुआ था? ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको फटाफट पता होगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। ए पृथ्वीराज चौहान, बी महाराणा प्रताप, सी उदय सिंह और डी मान सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है महाराणा प्रताप। ठीक है, 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था मुगल सेना के साथ, तो किसके साथ हुआ था? मुगल सेना और महाराणा प्रताप के बीच में। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? ए ऑप्शन देखिए, ए है बैरम खां, बी खिज्र खां, सी मुबारक शाह और डी मोहम्मद शाह। तो बताइए कि सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था। तो बच्चों सैयद राजवंश का जब मैं ये सल्तनत आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको मैं सब क्लियर करूंगी। अभी फ़िलहाल आप जान लीजिए कि सैयद राजवंश का जो संस्थापक था वो था खिज्र खां। ठीक है, खिज्र खां। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित शासक वंशों को श्रेणीबद्ध कीजिए। ठीक है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित राजवंशों को श्रेणीबद्ध कीजिए। ठीक है, यानी कि
पहले जो राजवंश था उसको पहले लगाना है, फिर उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन है और लास्ट में कौन है, इस प्रकार से। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए कि पहला क्या ऑप्शन दिया है, खलजी वंश, दूसरा है तुगलक वंश, तीसरा है सैयद वंश और चौथा है गुलाम वंश। तो इसमें हमको बताना है कि करेक्ट, ये जो नीचे कोड दिया हुआ है इसमें से हमको सही उत्तर बताना है। तो चलिए आप लोग बताइए कि इसमें से सही उत्तर क्या होगा। तो बताइए इसमें सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए इसमें जो सही उत्तर होगा, मैंने बच्चों ये कहीं सुना ही था, पता नहीं, अब मैंने शायद यूट्यूब पे ही सुना था या कहाँ सुना था। तो इसमें था कि मतलब बहुत ही अच्छा तरीका दिया हुआ था कि जो आपको सल्तनत पीरियड है, इसके जो शासक रहे हैं इनको याद करने का किसी ने मतलब बहुत ही अच्छा तरीका, ट्रिक बताया था। तो जो कि मैं आपके साथ शेयर पहले भी कर चुकी हूँ और फिर शेयर कर रही हूँ कि गुलाब खिला तो सै लोदी। ठीक है, तो यानी कि गुलाब खिला यानी कि गुलाम वंश पहले आएगा, फिर खिला तो खिलजी, तो से तुगलक और फिर सैयद और उसके बाद लास्ट में लोदी वंश। ठीक है, तो हमारा पहला है गुलाम वंश यानी कि 4th नंबर होगा हमारा फर्स्ट। तो देखिए 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद आएगा हमारा खलजी वंश, तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद आएगा हमारा तुगलक वंश, तो तुगलक वंश देख लीजिए 2nd नंबर यहाँ पर है, यहाँ नहीं है। तो यानी कि हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। ठीक है, बताना है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। ए मोहम्मद गौरी, बी बलबन, सी इल्तुतमिश या डी उपयुक्त में से किसी की नहीं। और ये तो सभी को पता है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो रजिया सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है ना, पहली मुस्लिम शासिका है ना, जो लेडी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। हाँ चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से अवध के किस नवाब ने पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि निम्नलिखित में से अवध के किस नवाब ने पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। ए सादात खां, बी आसफुद्दौला खां, सी सुजाउद्दौला और डी सरफराज खां। तो इसका उत्तर क्या है, सादात खां। ठीक है, इसका उत्तर क्या है, सादात खां। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, जब हम लोग मराठा आंदोलन पढ़ रहे थे तो उसमें हम ये सब पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिखों को एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय किसे जाता है। ठीक है, सिखों को एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय किसे जाता है। ऑप्शन देखिए, ए है गुरु हरगोविंद को, बी गुरु गोविंद सिंह को, सी गुरु अर्जन देव को और डी गुरु तेग बहादुर को। तो आप सभी इसको जानते ही हैं, भली भांति जानते हैं कि सैनिक और लड़ाकू समुदाय में सिखों को परिवर्तित करने का श्रेय गुरु गोविंद सिंह को जाता है। किसे जाता है, गुरु गोविंद सिंह को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट है आंसर। ठीक है, बी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शेर शाह सूरी किस स्थान से लड़ते हुए घायल हुआ तथा कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, मतलब कि शेर शाह सूरी जो था वो कौन से जगह पे लड़ाई कर रहा था, जहाँ पर लड़ाई करते करते वो जो था वो घायल हो गया था और बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ए है चौसा, बी कन्नौज, सी कलिंजर और डी असीरगढ़। तो आपको बताना है कि इसमें से सही उत्तर क्या है। तो बताइए सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर होगा क्या, कालिंजर। ठीक है ना, क्या होगा, कालिंजर। कालिंजर में लड़ते हुए शेर शाह जो था वो घायल हो जाता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे देखते हैं क्या है। चलिए आगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कि निम्नलिखित में से किसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया। ए खुसरो ने, बी शाहजहां ने, सी दारा शिकोह ने और डी मुराद बख्श ने। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा, इसमें सही उत्तर होगा दारा शिकोह। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा, दारा शिकोह। ठीक है, दारा शिकोह कौन था,
शाहजहां का बेटा था, ठीक है ना। चलिए आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कि तैमूर ने भारत पर आक्रमण मतलब कब किया था, ठीक है। तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ए 1350 में, बी 1399 में, सी 1398 में, या डी 1361 ईस्वी में। तो बताइए कि तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा 1398, 1398, ठीक है। तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1398 में। क्लियर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं अभी, तो आपने अगर वीडियो देखा होगा तो इसकी भी जानकारी आपको होगी कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। ए आगरा में, बी दिल्ली में, सी अमरकोट में, या डी लाहौर में, ठीक है। तो अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? सिंध के अमरकोट में, है ना। कहाँ हुआ था? सिंध के अमरकोट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके द्वारा निर्मित कराया गया, ठीक है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके द्वारा निर्मित कराया गया? ए राणा कुंभा, बी राणा सांगा, सी राणा मालदेव, या डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो बताइए कि जो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा राणा कुंभा, ठीक है। राणा कुंभा, इसका सही उत्तर क्या होगा? राणा कुंभा। जो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ है इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। क्लियर। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे ये आप लोगों को पता नहीं क्वेश्चन पूरा दिखाई दे रहा है या नहीं, लेकिन फिर भी चलिए मैं पढ़ देती हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी, ठीक है। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ इसमें से लगभग सभी चीज़ें जो हैं हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कुछ जो एक आध चीज़ें होंगी जो अभी हमने नहीं पढ़ी हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी? बताइए। ए अकबर, बी शिवाजी, सी कृष्णदेव राय, या डी टीपू सुल्तान। तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद शिवाजी के शासनकाल में हुआ करती थी। एक सेकेंड, इसका आंसर होगा बी, ठीक है, शिवाजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विदेश यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। क्वेश्चन है कि विदेश यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। तो चलिए इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है हमारे पास? ए बलबन, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी इल्तुतमिश, और डी अलाउद्दीन खिलजी। इब्न बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, यानी कि उत्तर क्या होगा? बी, ठीक है। इब्न बतूता, विदेशी यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अरबों ने सर्वप्रथम सिंध पर आक्रमण कब किया था, ठीक है। अरबों ने सर्वप्रथम, देखिए ये इंपॉर्टेंट भी है, इसे याद रखिएगा। अक्सर ये जो है हम लोग इसको छोड़ देते हैं, इसको पढ़ते नहीं हैं, इसको समझते नहीं हैं, तो इसे आप ध्यान से याद रखिएगा कि अरब जो थे, अरबों ने सर्वप्रथम सिंध पर आक्रमण कब किया था? ए 710 AD, बी 712 AD, सी 700 AD, या डी 716 AD। तो उसका सही उत्तर होगा 712 AD, ठीक है। अब देखिए एक हिंदू राजा के शासनकाल में इसने जो अरब जो उन्होंने पहली बार आक्रमण किया था, उन्होंने किया था, अब उनका नाम मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, राजा दरियस या दारियस करके था, ठीक है। मुझे क्लियर नहीं है, मैं आपको क्लियर करके बता दूंगी, मैं अभी भूल रही हूँ, ठीक है। हिंदू शासक थे वो, तो उन्हीं के समय पर यह आक्रमण हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिए भाई ऐसा होता है ना कि हर चीज़ एकदम से उसी समय याद नहीं होती है, कुछ चीज़ जो होती हैं हम भी भूल जाते हैं, तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कब किया था, ठीक है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कब किया था?
1012 AD, 1021 AD, 1025 AD या डी 1030 AD। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर 1025 AD में आक्रमण किया था। ठीक है, कब किया था? 1025 AD में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? ए दिल्ली, बी एटा, सी बदायूं, डी मेरठ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा एटा। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? एटा। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? एटा में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। ये थोड़ा क्वेश्चन जो है हल्का फुल्का कट गया है, बट कोई बात नहीं। देखिए क्या है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? ठीक है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? चलिए ऑप्शन देख लीजिए। बहलोल लोदी, बी इब्राहिम लोदी, सी सिकंदर लोदी या डी अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, तो आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। ठीक है, किसने की थी? लोदी वंश के सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय का कार्य किसे सौंपा था? ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय का कार्य किसे सौंपा था? ठीक है, ए उलुग खां, बी मलिक काफूर। ठीक है, ये मलिक काफूर है, थोड़ा कट गया है। सी खिज्र खां और डी गाजी मलिक। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मलिक काफूर। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं बोल ही रही हूँ, आप लोगों को सब सुनाई तो दे ही रहा है, तो जो रह गया है उसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, नानक देव है यहाँ पर, तो गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। ए सिलचर, बी तलवंडी, सी लाहौर और डी रावलपिंडी में। तो नानक देव जो थे, गुरु नानक देव, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी में। ठीक है, अभी जब हम भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ भी हम छोड़ेंगे नहीं, हम सब पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? ठीक है, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? ए शंकराचार्य को, बी निम्बकाचार्य को, सी रामानुजाचार्य को या डी माधवाचार्य को। तो बच्चों, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? रामानुजाचार्य को। ठीक है, किसे माना जाता है? रामानुजाचार्य, यानी कि सही उत्तर क्या होगा? सी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ आगे आई थिंक है नहीं। हाँ, तो आज के हमारे कुछ ये प्रश्न उत्तर हो गए, जिनको कि हमने देख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया। अब इसके आगे हम लोग और भी क्वेश्चन आंसर इसी तरीके से थोड़े थोड़े करते रहेंगे अपनी पढ़ाई। और जो मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाती हूँ, जो वीडियोज़ आप लोग के लिए बनाती हूँ, उसे भी आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ पूरा देखा कीजिए। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और जब आप इन क्वेश्चंस को, इन प्रश्नों को यहाँ सॉल्व कर लेंगे, जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे, तरह से आप समझ लीजिए कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे, उतना ज़्यादा आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहेंगे, एग्ज़ाम के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग वीडियो को देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और आप क्या करेंगे? और आप मुझे कमेंट भी ज़रूर करेंगे। आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, या आपको कुछ और जानना है, या कुछ आपको समझ में नहीं आया है, तो उसके बारे में भी आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। ठीक है, अब चलिए कल के वीडियो में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? हम लोग देखिए मुग़ल साम्राज्य पढ़ रहा है ना अभी, तो मुग़ल साम्राज्य में हमने जहांगीर के बारे तक, मतलब जहांगीर के बारे में पढ़ लिया है, उसका पूरा चैप्टर हमने क्लोज़ कर लिया है। तो अब हम उसके उत्तराधिकारी शाहजहाँ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, कल के वीडियो में हम लोग शाहजहाँ के बारे में पढ़ेंगे। मैं सोची थी कि आज ही शाहजहाँ के बारे में पढ़ा दूँगी, बट
आज नहीं हो पाया, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आप लोग को क्वेश्चन आंसर ही आज करा दिया जाए, है ना, क्योंकि साथ साथ में हमें क्वेश्चन आंसर भी करते रहना ज़रूरी है। अब हमारा एग्ज़ाम टाइम बहुत नज़दीक आ चुका है, किसी भी समय में सीटेट का जो फॉर्म है उसको भरने की जो तारीख है वो आ सकती है, एग्ज़ाम का डेट डिक्लेयर हो सकता है। सो बी प्रिपेयर, ठीक है, फॉर ऑल एग्ज़ाम, आप सभी एग्ज़ाम्स के लिए पूरी तरीके से तैयार रहिए, ठीक है। जैसे युद्ध में जाने के लिए जो सैनिक होते हैं वो पूरी तरीके से तैयार रहते हैं ना, आधी अधूरी जो तैयारी से जाता है सैनिक अगर जाए युद्ध में तो क्या होगा, वो हार जाएगा। और वही अगर पूरी तैयारी के साथ जाएगा तो जीत निश्चित है ना। तो हमें जो है अपनी जीत निश्चित करनी है, तो हमें अपनी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरना है, ठीक है, तभी हमारी जीत होगी, ठीक है। तो चलिए हर हर महादेव करके आप लोग भी इस परीक्षा के युद्ध में एकदम पूरी तैयारी के साथ में उतरिएगा और जीत आप ही की होगी। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अब आप लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर अगले वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।